प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आ रहे आई बटन पर जाकर उन्हें देख लें। प्रिय छात्रों, संख्या पत्ती में आज हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और इनके दशमलव प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें परिमेय संख्या क्या होती है? यदि P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी अंश व हर के रूप में लिख सकें, P और Q पूर्णांक हों और Q बराबर 0 नहीं हो। जैसे कोई भी भिन्न है 3/4, 2/5, -3/8, 5/1 आदि, ये सब क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। इसमें शर्त ये है कि हर इसमें 0 नहीं होना चाहिए। ये ऊपर वाला मान P का होता है, ये Q का होता है। P और Q पूर्णांक है, जैसे प्राकृत संख्याएं, फिर उसके बाद पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक, फिर जो बटे वाली संख्याएं हैं, ये सारी मिलकर के हमारी वो परिमेय संख्याएं बनती है। यानी P/Q के रूप में लिख सकें, वो परिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद में आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जैसा कि परिमेय संख्या में P/Q के रूप में लिख सकते थे, अपरिमेय संख्या उसके बिल्कुल उल्ट है। यदि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, इसमें P और Q पूर्णांक होंगे, Q बराबर 0 नहीं होगा। जैसे √2, √3, √5 आदि, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो उपरोक्त जो हमने परिमेय और अपरिमेय पढ़ी है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्याओं का नाम दिया जाता है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह, यानी इन दोनों को मिलकर के जो हमें प्राप्त होता है वह वास्तविक संख्या कहलाती है। अब इस अध्याय में हमें वास्तविक संख्याएं क्या है, किसे कहते हैं, उनके दशमलव प्रसार के बारे में हमें अध्ययन करेंगे कि वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में हमें अध्ययन करेंगे इसमें। तो दशमलव प्रसार के उपयोग से हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में भेद कर सकते हैं। यानी जो हमारी वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय को मिलकर के जो बनती है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहती है। उनका दशमलव प्रसार कैसे है, किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? दशमलव प्रसार की सहायता से, जो दशमलव प्रसार है उसके उपयोग से हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में भेद कर सकते हैं भी। ये अलग अलग किस प्रकार से होती है, क्या रीजन है कि इन दोनों को हम अलग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो इसमें सबसे पहला है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है। हम इन दो उदाहरणों के द्वारा समझते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे है 10/3, यानी 10 में 3 का हमने भाग देना है। 10 में 3 का भाग देते हैं अपने। ये भाजक है, ये भाज्य है, यहाँ भागफल आता है, नीचे शेषफल आता है। तो भाग जाएगा हमारा 3 तिये 9, 10 में से 9 गया 1। अब 3 बड़ा है 1 से, शेषफल 1 बचा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? हमारा दशमलव लग जाएगा। दशमलव लगाने के बाद में हमें 0 उतारने की छूट मिल जाती है। तो फिर 3 तिये 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0 उतारेंगे, 3 तिये 9, फिर 10 में से 9 गया 1, 0 उतारेंगे, 3 तिये 9। इस प्रकार से जब हम 10 में 3 का भाग देते हैं तो शेष हर बार क्या बचता है हमारा? 1 1 1 1, यही बचेगा। और भाजक कितना था यहाँ पर? 3। यानी जब हमने 10 में 3 का भाग दिया तो 3 तिये 9, 3 बार पूरा भाग जाता है। उसके बाद में हर बार 1 1 बचता है। तो हम चाहे इसे कितनी बार भाग दे लें,
हर बार शेष हमारा एक ही बचेगा। आइए अब हम इसके ऊपर विचार करते हैं। ये हमारी यहाँ पर हम 7/8 इसको हल करेंगे, यानी यहाँ पर हमने 7 में 8 का भाग देना है। 7 में 8 का, यहाँ पर 7 लिखेंगे, भाज्य हमारा 7 है और भाजक है हमारा 8। तो यहाँ पर 8 है वो 7 से बड़ा है, तो भाग हमारा जाता नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाने के बाद में हमें 0 उतारने की छूट मिल जाती है। फिर 8 का भाग देंगे, 8 8 64, घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 6 और 4 10, 6 और 1 7, फिर 0 लगाएंगे, तब ये कितना आएगा, 8 7 56, 10 में से 4 6 गया 4, फिर 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8 5 40। यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर तो शेष यहाँ पर आया, पहली बार 6, फिर 4, फिर 0, और यहाँ पे भाजक कितना था, 8। अब यहाँ पर इन दोनों उदाहरणों से हमें क्या समझ में आया, जब हम यहाँ पे देखते हैं तो 3 के बाद 3 3 3 3 अनंत बार आता जाएगा, और यहाँ पे जब हम देखते हैं 7/8 तो इसका 0.875 आकर के समाप्त हो जाता है। हालांकि ये दशमलव में आया है, पर यहाँ पे इसका उत्तर समाप्त हो जाता है, यानी शेष फल 0 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे शेष है वो हर बार 1 1 बचता रहेगा। तो इन दोनों उदाहरणों में आपने अंतर जान लिया होगा। हमारा जो ए उदाहरण है वो क्या कहता है कि ए में देखने पर शेष कभी शून्य नहीं होता है, जबकि बी में देखने पर शेष शून्य हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनका हम नामकरण करेंगे बी। जब शेष फल शून्य हो जाए या शून्य न हो तब हम इनको कैसे लिखेंगे, तो बी में शेष फल शून्य हो जाता है, अतः यदि कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, यानी शेष फल शून्य हो जाता है, तो ऐसी परिमेय संख्या को जो दशमलव प्रसार होता है उसको शांत दशमलव कहते हैं, टर्मिनेटिंग। यानी हमारे जो ये उदाहरण थे ऊपर, पुनः देखिए एक बार आप, इसके अंदर शेष बार बार बच रहा है और इसके अंदर शेष फल 0 आ गया। यहाँ भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, आगे भाग नहीं जा रहा है। तो ये जो हमारा दशमलव प्रसार है परिमेय संख्या का, 7/8 भी एक परिमेय संख्या थी, तो यहाँ पर जब शून्य आ गया, भाग की प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो गई, तो ये हमारा कहलाएगा शांत दशमलव। जो परिमेय संख्या का हमारा विस्तार किया है हमने, यहाँ पर शेषफल हमारा शून्य हो गया है, तो ऐसी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। तो पहला हमारा हो गया उदाहरण जो हमने 2 किए थे, जहां पे शेषफल शून्य हुआ है उसे कहेंगे शांत दशमलव। इसके बाद में जो हमारा ए उदाहरण था 10/3 वाला, आपको याद है, तो 10 में हमने 3 का जब बार बार भाग दिया था तो एक शेषफल बचता गया था और 3.333 हमारा उत्तर आया था। तो इसे क्या कहेंगे कि कुछ चरणों के बाद या परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता है, यानी बार बार अंकों या अंकों के खंड की पुनरावृत्ति होती है, तो उसे अनवसानी
आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कितने प्रकार के हुए? शांत और दूसरा अशांत। अशांत का दूसरा नाम है अनवसानी आवर्ती, यानी जिस अंक की बार बार आवर्ती हो रही हो। तो यहां पर परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, पहला शांत दशमलव प्रसार तथा दूसरा अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। नंबर 1 शॉर्ट में याद रखना है इसको, शेषफल अगर 0 आ जाता है तो वो शांत है, और अगर शेषफल की पुनरावृत्ति होती है तो वो कौन सा है? अशांत। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को हमें दो भागों में बांट सकते हैं, शांत और अशांत। अशांत का दूसरा नाम है अनवसानी आवर्ती। यहां आवर्ती शब्द है, ये इसके ऊपर हमने ध्यान देना है। आवर्ती क्या होती है कि जो बार बार अंक रिपीट हो, जैसे 3.333 इस तरह से बार बार ये 3 डॉट यहाँ पे लगते हैं, एंड सो ऑन, और इस तरह से लगातार। तो शॉर्ट में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार लगा देंगे तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि 3 है वो बार बार हमारा रिपीट हो रहा है। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो दो प्रकार का, शांत जिसमें 0 हो गया, और अशांत जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो। तो इसके बाद में हमारा आता है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो बटे वाली संख्या जो भिन्न में थी, p बटे q के रूप में थी, p और q पूर्णांक थे, वो परिमेय संख्या थी। और अपरिमेय संख्याएं जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर हम √2 का मान निकालें तो यहाँ पर 1.4142135623 इस प्रकार से ये अंक बार बार अलग अलग आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि न तो शेषफल 0 हुआ और न अंकों या अंक के खंडों की पुनरावृत्ति हुई, यानी 0 भी नहीं आया और अंकों के खंडों की पुनरावृत्ति भी नहीं हुई। तो क्या हुआ? तो इसको नाम क्या देंगे? तो जो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है वो कहलाएगा अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, यानी अनवसानी अनावर्ती, यानी अंकों की आवर्ती वही नहीं हो रही है, अनावर्ती हो रही है। बार बार अंक दशमलव के आगे बदल बदल के आ रहे हैं और 0 भी नहीं आ रहे हैं। तो अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार हो गया। तो यहाँ पर हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी ली, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और उनके दशमलव प्रसार के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत और अशांत, और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती। यहाँ आवर्ती और अनावर्ती में भी हमें फर्क रखना है। आवर्ती जो अंक बार बार आओ, पुनः आ रहा हो, रिपीट हो रहा हो, और अनावर्ती में अंक बदल बदल करके आ रहे हो। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी संख्याएं हैं दशमलव वाली, उनको हम p बटे q के रूप में यहाँ पर व्यक्त करना सीखेंगे कि p बटे q के रूप में व्यक्त कैसे करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.3333 डॉट डॉट डॉट, यानी इसको लिख सकते हैं हम 0.3 के ऊपर बार, यानी यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हमें p बटे q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना x बराबर 0.3 की बार या x बराबर 0.333, इसको 4 बार लिख लो, 5 बार लिख लो, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। कितनी बार लिख सकते हैं हमें यहाँ रटना नहीं है कि 4 बार लिखा है, 5 बार लिख सकते हो, 6 बार लिख लो, कितनी बार लिख लो, तो कम से कम 4 बार या उससे अधिक ही लिखना है
ताकि हमें सवाल अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 3 के ऊपर बार लगी हुई है, यानी 3 अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस समीकरण नंबर 1 को हम 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे तो जो x है इसको 10 से गुणा किया, 10 गुणा x 10x। और आप ये जानते हो बच्चों कि किसी भी संख्या को हम 10 से गुणा करते हैं तो उसके आगे एक जीरो लगा देते हैं, और जीरो लगाने का मतलब है कि दशमलव है वो एक अंक खिसक जाता है। तो इधर से एक के बाद अगर 100 से गुणा करते तो 33 दशमलव लिखते, 1000 से करते तो 333 दशमलव लिखते, क्योंकि इसमें यह ध्यान रखना है अगर हमने 10 से गुणा किया है तो इधर से एक अंक के बाद ही दशमलव लगाएंगे। वैसे अपने सामान्य जो संख्या होती है उसमें इधर से लगाते हैं, परंतु यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे 3 3 3 3 है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारा 10 से गुणा किया तो यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें ध्यान रखना है। 10 से गुणा करेंगे तो 3 के बाद 0.333, ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से एक घटा देंगे। अब घटाने का तरीका, यहाँ पे इस साइड में 10x है और यहाँ पे इस साइड में 1x है, तो 10x में से 1x घटा देंगे, फिर बराबर लगाएंगे। अब ये था हमारा 2 में से एक घटाना है, तो 3.333 में से 0.333 ये घटाएंगे जो नंबर 1 में दिया हुआ है, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले में से लेफ्ट हैंड साइड वाला घटेगा और राइट हैंड साइड वाले में से राइट हैंड साइड वाला घटेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ती है तो यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पे 10 से गुणा किया तो 4 तिये थे, यहाँ 5 कैसे हो गए। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ ध्यान रखना है कि जितने ऊपर तिये हों दशमलव, इधर से 1 जीरो है तो 1 के बाद लगा दो, 2 जीरो है तो 2 के बाद लगा दो, 3 जीरो है तो 3 के बाद लगा दो। लगाने के बाद में जितने ऊपर अंक है उतने ही अंक हमने पूर्ण कर लेने हैं, ताकि हमें यहाँ सवाल करने में कोई दिक्कत न आए, क्योंकि यहाँ 3 से कम ज़्यादा लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे सवाल को आगे हल करेंगे तो 10x में से 1x गया, कितने बचे 9x, और यहाँ पे ये जो है आगे वाला पोर्शन ये सारा इसमें से घट जाएगा, तो केवल 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा 3, तो x बराबर गुणा वाली वही समीकरण का नियम, बटे में जाएगी 3/9, तो ये आ गया कट करके 3 एकम 3, 3 3 9 1/3। तो जो हमारा था 0.333 डॉट डॉट डॉट, या इसको 3 की बार p/q के रूप में हम 1/3 लिख सकते हैं। ये हमारी p/q का रूप इसका 1/3 बन गया। आइए अब एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 0.47 को p/q के रूप में व्यक्त करो। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जो ये बार है वो केवल 7 के ऊपर लगी हुई है। इसका मतलब क्या होगा कि 7 अंक बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो वही पिछले वाले सवाल वाला तरीका, माना x बराबर 0.47 के ऊपर घात है, या x बराबर 0.477777 ऐसे लिख लेंगे इसको। यानी यहाँ पे 4 के ऊपर ये लाइन लगी हुई नहीं है, बार लगी हुई नहीं है, केवल 7 के ऊपर है, तो यहाँ पे 7 अंक ही रिपीट हो रहा है, तो नंबर 1। अब क्या करेंगे, 1 अंक रिपीट हो रहा है, 1 के ऊपर बार लगी हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले वाले सवाल की तरह 10 से गुणा करेंगे। तो x को 10 से किया 10x, और यहाँ पे क्या करेंगे, वही इधर से 1 के बाद दशमलव लगा करके वही 777 हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर भी आप चाहो तो एक साता और लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से एक घटाएंगे। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है, ये 1 है। अब 2 में से जब 1 घटाते हैं तो 10x में से 1x, और 4.77 में से 0.4777 ये हम यहाँ पर घटाएंगे। तो
यहाँ बचेगा 4.3। अब यहाँ पर ये 4.3 कैसे बचा, इसको थोड़ा समझ लें कि हमारे पास ये है 4.7777 और यहाँ पे क्या है, ये घटाना है 4 7 7 7 7 और 7 लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब इसको घटाते हैं तो 0 0 0 0, 7 में से 4 गया 3, दशमलव की सीध में दशमलव, और यहाँ पे क्या बच गया ये। तो 3 के आगे चाहे कितनी जीरो लगा दो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा बचा 4.3। फिर आगे हल करेंगे 9x बराबर 43/10। देखो यहाँ पे थोड़ा और ध्यान दे लें कि जब दशमलव हटाया जाता है और लगाया जाता है तो उसका क्या फर्क पड़ता है, बटे में इस दशमलव का नीचे 1 बन जाता है और दशमलव के आगे जितने अंक है उतनी शून्य लग जाती है। तो यहाँ पे जैसे इसका बटे में 1 बना दिया, आगे 1 अंक है तो 1 शून्य लगी, तो ये आ गया 43/10। और वही हमारा समीकरण का नियम कि x बराबर ये 9 इधर जाएगा तो इससे गुणा हो जाएगा 10 में 90। तो हमने p/q के रूप में 43/90 हमारा उत्तर आ गया। हमने इसको p/q के रूप में लिख दिया। एक अन्य एग्जाम्पल इसके बाद लेते हैं हम कि 0.001 को p/q के रूप में व्यक्त करो। तो यहाँ पर ध्यान दें इन तीनों अंकों के ऊपर आडी लाइन यानी बार लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। माना x = 0.001। जब हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे, क्योंकि ये 001 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे x बराबर 0 दशमलव। देखो यहाँ दशमलव से पहले कुछ अंक नहीं है तो 0 लगाया जाता है। ये 001 001 001 ये समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, एक अंक के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 के ऊपर है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 के ऊपर है यहाँ पे तो हम इसको क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। इस समीकरण को एक जो समीकरण है उसको 1000 से हम गुणा करने जा रहे हैं। तो वही जो x है 10 से गुणा किया 10x, 100 से किया 100x, 1000 से किया 1000x, गुणा करना है। यानी इस 1000 का और x का बीच में कोई निशान नहीं लगा हुआ हो तो वो गुणा माना जाता है। तो 1000x यानी इसको 1000 गुणा x भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 जीरो लगी हुई है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1.001 001 001, क्योंकि यहाँ हम 1 2 3 के बाद लगाएंगे 1 दशमलव, तो इन जीरो की दशमलव से पहले जो जीरो आ रहे हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये हो जाएगा 1 के बाद जब दशमलव लगाएंगे तो आगे वही 001 001 001, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से एक घटाएंगे। तो 1000x में से ये हमारा x घटाएं, अकेला x है, 10x में से एक x घटाया था 9x, 100 में से एक x घटाएंगे 99x, और 1000x में से जब एक x, ये अकेला x है, इसको 1x एक कभी लिखते नहीं है क्योंकि ये अकेला ही है। ये x यहाँ पे ध्यान दें अकेला x है, इसे एक x ही बोलेंगे यानी x बोलेंगे। इसको गणित की शुद्ध भाषा में इसको x बोलते हैं। फिर मैं समझा दूं, ये एक x ही है, दिखाई भी दे रहा है एक ही x है। तो 1000x में से x घटाएंगे तब बच गया 999, यानी 999 में एक जोड़ेंगे तो 1000 हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जब इसमें से ये घटाएंगे तो एक बच जाएगा, और वही समीकरण का नियम x बराबर हमारा आ गया, ये 999 यहाँ बटे में चला जाएगा तो x बराबर 1/999। यानी जो हमारा उपरोक्त सवाल था कि पॉइंट 001 जो बार बार रिपीट हो रहा है उसका p/q बनेगा हमारा 1/999। आइए अब हम एक अन्य एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त करो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
कि ये जो 0.999 है, यानी यहाँ पे डॉट 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 लगा सकते हैं हम, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। इसको 0.9 की बार भी लिख सकते हैं हम। ये नो 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 नो, ये आपके आपके जो प्रश्नावली दी हुई है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब आप इसका उत्तर निकालेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि देखो 0.9999 ये बिल्कुल एक के नज़दीक पहुंच जाता है, एक ही है ये वास्तव में। अब देखो उसका उत्तर लगाते हैं हम, पी बटे क्यू के रूप में इसको लिखते हैं, निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? वही तरीका है हमारा, x बराबर 0.9999। अब आप कहोगे कि इससे 10 से गुणा किया, हमें यहाँ समझ में नहीं आया। तो ये वास्तव में हमारा क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9। ये अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये 9 अंक रिपीट हो रहा है। तो केवल 9 के ऊपर बार लगी हुई है, 9 अंक बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही अंक रिपीट हो रहा है। तो हम इसको 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने का वही तरीका हमारा, 10 को x से किया 10x, फिर बता दूं 100 को x से करेंगे 100x, 1000 को करेंगे 1000x, और इधर से हम क्या करेंगे, एक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 9.999 हमारा ये आ जाएगा। ये हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। अब हम समीकरण 2 में से एक घटाएंगे, तो 10x में से 1x गया 9x, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, ये था 9.9999, इसमें से हम घटाएंगे 0.999, तो क्या बचा 9.000। तो आगे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या बचा, केवल 9। समीकरण के रूल से गुणा वाली रकम दूसरी तरफ बटे में जाती है, तो x बराबर 9/9, 9 पे 9 का भाग देंगे तो हमें x का मान क्या प्राप्त होगा, 1। यानी जब 0.9 की बार को p बटे q के रूप में लिखेंगे तो 1/1 यानी 1 प्राप्त हो जाता है। तो एकदम आश्चर्यचकित हुए कि नहीं हुए कि 0.99999 को हम एक कह देते हैं। वो कैसे कह देते हैं, तो ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है, p बटे क्यू के रूप में हमने ये लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, कुछ अभ्यास कार्य है वो करने हैं। जैसे पहला मैंने सवाल दिया है 36/100 और 1/11, इनका दशमलव प्रसार हमने करके देखना है। ऊपर वाले सवालों की तरह ही भी ये 36/100 है, क्या इसमें शून्य आएगा, क्या इसमें शून्य आएगा, इसमें अंक बार बार रिपीट होंगे या इसमें होंगे। ये जब हम सवाल को हल करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि इनका दशमलव प्रसार लिखना है कि कौन सा है, शांत है या अशांत है। और भी एक क्वेश्चन है हमारा कि 0.6 की बार को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करो। ये हमारा अभ्यास कार्य है जो हम करके देखेंगे कॉपी पे। ऊपर वाले सवालों की सहायता से हम इनको हल करने का प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा हम सवालों को हल करेंगे। तरीका हमारा वही रहेगा, सिर्फ सवाल की रकम बदलेगी। अधिक से अधिक सवालों का हम अभ्यास करेंगे। आगे के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आगे वाले चैप्टर में हमें 3 चीज़ें सीखेंगे। मतलब ये जो संख्याएं हैं हमारी 2√3, √2 या 5√3, इनका हम आगे जोड़, घटाव, गुणा और भाग ये सीखेंगे हम। एक टॉपिक हमारा रहेगा हर का परमेयीकरण। हर का परमेयीकरण कैसे करेंगे। यहाँ पे हर के परमेयीकरण का मतलब क्या है कि अंश बटा हर, जो हमारी p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर। हर के अंदर अंडर रूट में कुछ चीज़ दी हुई होगी, ऊपर कुछ दिया हुआ होगा। हम क्या करेंगे, हर का अंडर रूट हटाने का तरीका सीखेंगे। इसे कहते हैं हर का परिमेयीकरण करना। और एक आगे सीखेंगे हम कुछ
घात और घातांक के बारे में सवाल हल करना। उनकी घात कुछ दी हुई होगी, जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे हमने कक्षा 7 के अंदर पढ़ा था, तो जैसे 7 + 7 + 7, इनको हम जोड़ें तो 21 होता है। अगर इसी को मैं गुणा में लिखूं, 7 × 7 × 7 × 7, तो ये क्या 28 होगा? नहीं, ये 7 को 7 से गुणा करना, फिर 7 से गुणा करना, फिर 7 से गुणा करना, तब हम इसको घात के रूप में लिखेंगे, 7⁴। तो ये हमारा क्या होता है? घात का अंक, इसे बोलते हैं घातांक, और ये हमारा होता है आधार, इसको हम आधार बोलते हैं। इनका विस्तृत रूप और संक्षिप्त रूप, ये विस्तृत रूप है और ये इसका संक्षिप्त रूप है। इसके बारे में भी हम संख्या पद्धति के भाग 2 में अध्ययन करेंगे। जैसे 32 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम, 32 के, तो 2 का भाग दिया 16, फिर 2 का दिया 8, फिर 2 का दिया 4, फिर 2 का दिया 2, और 2 पे 2 का दिया तो हमारा आ गया 1। ये जो इस साइड में संख्याएं लिखी जाती है, ये होती है अभाज्य संख्याएं। कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं। इनको भी ध्यान में रखना है हमने। अभाज्य संख्याएं, ये अभाज्य क्यों है? क्योंकि अब इनके ऊपर है, यहाँ जो बच गई, इनके ऊपर इनका खुद का और एक के अलावा किसी का और भाग नहीं जाएगा, इसलिए इनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पे हमने 32 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये हमारा हो गया 2 की घात 5। यानी 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5। इसी तरह से जैसे मैं 125 लेता हूं, यहाँ पे 125, क्या इसके ऊपर 2 का भाग जाएगा? क्योंकि इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो, इकाई का अंक क्या हो यहाँ पे? 0, 2, 4, 6, 8 हो, तभी ये 2 से भाज्य होगी। कितने से? 2 से भाज्य होगी। अब 2 के बाद नंबर आता है 3 का, तो क्या 3 का भाग जाएगा? तो 3 का नियम क्या है? 1 + 2 + 5, तो 5 और 2 7 और 1 8। यहाँ पे अंकों का योग कितना हुआ? 8। तो 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता है। अगर अंकों का योग 9 हो, 18 हो, 27 हो, अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाता है, तो संख्या पर भी 3 का भाग जाएगा। ये भाजकता के नियम है। ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, तो 2 का भाग यहां नहीं गया, 3 का नहीं गया। क्या हम 4 का भाग देंगे? यहां पे 4 का भाग हम यहां पे नहीं देंगे, क्योंकि 4 का भाग देने से पहले 2 का भाग चला जाएगा, और 4 यहां पे अभाज्य संख्या नहीं है। यहां पर हमने अभाज्य संख्याएं ही लिखनी है, तो 4 का भाग हमने देना नहीं है। तो हम किसका भाग देंगे? 5 का। 5 के भाग का नियम क्या है कि इकाई का अंक 0 या 5, 0 या 5 हो तो 5 से भाज्य होगी। किससे भाग होगी भाज्य? 5 से। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 5, तो हम यहाँ पे इसको 5 से भाग देंगे। 5 का पहाड़ा पढ़िए, यहाँ पर 1 है, 1 है वो 5 से छोटा है,
तो यहाँ पे 12 लेंगे तो 5 दूनी 10, 12 के नीचे 10 लिखेंगे। मौखिक भाग करना हमें आना चाहिए। 12 के नीचे 10 लिखा, 2 बच गया, 5 उतारा, 25 हो गया। 5 का पाड़ा फिर पड़ा, पांजे पांजे 25। फिर हमने 5 का भाग दिया क्योंकि का एक अंक 5 है, फिर पांजे पांजे 25, फिर 5 पे 5 का दिया, 5 एकम 5। जब हमारा यहाँ पे 1 आ जाता है तो बार बार भाग देने की जो हम ऊपर से करते आ रहे हैं वो प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो जाती है। तो अब यहाँ पे 125 के बराबर क्या आया? 125 इज इक्वल टू 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 की घात कितनी आ गई? 3। इसका संक्षिप्त रूप आ गया। तो ये हमने अभी कुछ है वो ये आगे वाली प्रश्नावली में हमें काम देगा कि हर का परिमेयीकरण कैसे करना है, संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग अंडरूट वाली का, हर का परिमेयीकरण, और आगे इनके जो घातांक के नियम है, भी घातांक के नियम क्या होते हैं इसमें अगले विस्तार से जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अभी हमने इसका आपको पूर्व ज्ञान पढ़ाया है। तो फिर ये बच्चों यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि गणित विषय के अंदर हमें नियमितता बनाए रखनी है, और अगर हमें प्रश्नावली की शुरुआत से समझ में नहीं आएगा या हम थोड़ा सा आगे पहले नहीं पढ़ेंगे तो हमें अगले टॉपिक से पहले उसके एग्जाम्पल वगैरह हमें थोड़े ध्यान में रख लेने चाहिए कि हमें कल क्या करवाया जाएगा और हमने पीछे क्या पढ़ा है। अगर हम इसको थोड़ा सा गहराई से लेंगे तो हमें सवालों में कोई समस्या आने वाली नहीं है। इसका हम पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी जानकारी हम और प्राप्त करते हैं। जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से अगर आ जाए अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 या अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5, इसे ध्यान देंगे। अंडर रूट का मतलब होता है जो 2 की पावर है वो आधी है। अंडर रूट का मतलब स्क्वायर रूट। 2 समान संख्याएं जोड़े में हो तो इसका मान 2 आएगा। यहां ये ध्यान रखना है कि इसकी पावर आधी और इसकी पावर आधी, तो आधी और आधी पावर जुड़ करके पावर हो गई 1, गुणा में घात है वो जुड़ती है तो इसका मान 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से गुणा करते हैं, इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये दोनों क्या बन गया 5, और इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास 5 अंडर रूट 5। तो ये भी ध्यान रखें जो आगे काम आएगा। या इसमें जैसे ये आ गई अंडर रूट ए बी, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। ये भी ध्यान रखें कि 2 अलग अलग संख्याएं अगर अंडर रूट में है तो हम उनको अलग अलग अंडर रूट लगाकर भी लिख सकते हैं। या अगर इस तरह से आ जाए ए बटे बी, यानी अंडर रूट में ए बटे बी आ जाए, तो हम इसको ऊपर नीचे अंश और हर में अलग अलग अंडर रूट लगा करके लिख सकते हैं। हमें ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनका हमने ध्यान रखना है। ये कुछ नियम है जो आगे मैं आपको है वो इनके बारे में विस्तार से समझाऊंगा। ये जो नियम है ये आगे जा कर के आपको महत्वपूर्ण होने वाले हैं, काम देने वाले हैं। तो जो अभी मैंने आपको ये छोटी छोटी बातें बताई, इसके ऊपर आप है वो थोड़ा विशेष ध्यान देंगे भी। यहाँ पे जो छोटी छोटी बातें बताई गई है, जैसे हर का परिमेयीकरण कैसे करेंगे, 7 7 7 को जोड़ा तो 21 हुआ, परंतु यहाँ पे 7 की घात 4, ये घातांक यानी घातकांक है, ये आधार है। फिर हमें यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया कि 32 को कैसे लिखेंगे, 2 की घात 5 32 होता है, 5 की घात 3 5 5 25 25 5 125, ये 5 की घात 3 कैसे लिखेंगे। उसके बाद में मैंने आपको वो
छोटे छोटे रूल बताए, जैसे √2 को √2 से गुणा करते हैं तो इसका मान 2 होता है, यानी √a भी हमारा लिखा हुआ है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अगर कट्ठा बटे में a बटा b लिखा हुआ है तो इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसी के साथ आपका ये टॉपिक आज का यहाँ पूर्ण होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को देखते रहें। कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।